क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर की सबसे लजीज कबाब की दुकान का राज क्या हो सकता है? क्या हो अगर उसकी मशहूर चटनी और मसालों के पीछे एक ऐसा सच छुपा हो जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए? कानपुर की ये कहानी सिर्फ एक कबाब की दुकान की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो अक्सर सस्ती और अच्छी चीज़ों के पर्दे के पीछे छुपा होता है। वो राज क्या है, जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। अपने पसंदीदा पालतू जानवर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। कानपुर के घने और हमेशा गुलजार रहने वाले इलाके चमनगंज की एक तंग गली में रेशमा आंटी के मशहूर गलावटी कबाब की दुकान थी। ये कोई बड़ी या शानदार जगह नहीं थी, बस टीन की छत के नीचे चारपाई और कुछ लकड़ी की बेंचों का इंतजाम था। लेकिन यहाँ की रौनक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को मात देती थी। शाम होते ही कोयले की धीमी आंच पर सिकते कबाब की महक पूरी गली में ऐसे फैल जाती थी कि रास्ते से गुजरने वाला भी एक बार रुकने पर मजबूर हो जाए। दुकान की मालकिन थी रेशमा बारो, करीब 45 साल की एक विधवा औरत जिसके चेहरे पर मेहनत और ममता की लकीरें साफ दिखती थीं। उनके हाथ में ऐसा जादू था कि जो भी एक बार उनके कबाब चख लेता वो उंगलियां चाटता रह जाता। उनकी मदद के लिए था उनका 15 साल का बेटा आफताब, जो फुर्ती से ग्राहकों को पानी देता, प्लेटें साफ करता और जी भाईजान और कुछ कहकर सबका दिल जीत लेता। रेशमा की दुकान की सबसे बड़ी खासियत थी उसके दाम। जहां पूरे शहर में मटन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं रेशमा के कबाब इतने सस्ते थे कि यकीन करना मुश्किल था। रिक्शा चलाने वाले से लेकर कॉलेज के छात्रों तक हर कोई यहाँ पेट भर कर खाने आता था। जब कोई पूछता, आंटी इतना सस्ता कैसे दे देती हो, दाल में कुछ काला तो नहीं? तो रेशमा मुस्कुरा के कहती, अरे बेटा, अपना तो उसूल है, नफा कम ग्राहक ज्यादा, ऊपर वाले का करम है, बस सबका पेट भर जाए। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे रेशमा के दिल में एक अजीब सा खटका हमेशा रहता था। ये खटका था रऊफ नाम का एक आदमी, जो हर दूसरे दिन सुबह सुबह एक पुरानी मारुति वैन में आता और काले प्लास्टिक के थैलों में मांस की सप्लाई दे जाता था। रऊफ का दिया हुआ मांस बाजार भाव से लगभग आधा होता था। रेशमा ने कई बार खुद को तसल्ली दी कि शायद वो सीधे बुचड़ खाने से लाता है, इसलिए सस्ता पड़ता है, पर उनका दिल नहीं मानता था। कभी कभी जब वो मांस धोती तो उसमें से एक अजीब सी मीठी और केमिकल जैसी गंध आती थी, जो आम मांस की गंध से बिल्कुल अलग थी। पकाने के बाद मसालों की खुशबू में वो गंध दब जाती थी, लेकिन रेशमा के जहन में वो एक अनजाने डर की तरह बस गई थी। ये मांस आता कहाँ से है, ये इतना सस्ता क्यों है, ये सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते। लेकिन घर की जिम्मेदारियों और बेटे के भविष्य के आगे वो अपने शक को हर बार नजरअंदाज कर देती थी। उन्हें क्या पता था कि जिस चीज को वो नजरअंदाज कर रही हैं, वो एक ऐसे भयानक तूफान की आहट है जो पूरे शहर को हिला कर रख देगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत यहाँ सच साबित हो रही थी। एक रोज की तरह उस शाम भी रेशमा की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में कोने की बेंच पर समीर बैठा था, जो पास के मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल का छात्र था। समीर को रेशमा आंटी के कबाब बहुत पसंद थे और वो हफ्ते में 2-3 बार यहाँ जरूर आता था। उसने अपनी प्लेट में से पहला कबाब उठाया और मजे से खाया। स्वाद हमेशा की तरह लाजवाब था, लेकिन दूसरे कबाब में कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही उसने कबाब मुंह में रखा, उसके दांतों से कोई सख्त चीज टकराई। उसने सोचा कि शायद कोई हड्डी का छोटा टुकड़ा होगा। उसने उस टुकड़े को मुंह से निकाला और टिश्यू पेपर में रख दिया। लेकिन जब उसकी नजर उस टुकड़े पर पड़ी तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो एक छोटी अजीब सी आकार की हड्डी थी, जो किसी भी तरह से बकरे या मुर्गे की हड्डी नहीं लग रही थी। मेडिकल का छात्र होने के नाते उसे हड्डियों की बनावट का अच्छा खासा अंदाजा था। उस टुकड़े को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। वो हड्डी का टुकड़ा इंसानी उंगली यानी कि फाइलेंक्स के एक हिस्से जैसा दिख रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो वहम कर रहा है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास का शोरगुल अचानक शांत हो गया। रेशमा आंटी ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, मिर्च ज्यादा लग गई? समीर ने हड़बड़ा के बहाना बनाया, नहीं आंटी, सब ठीक है। उसने जल्दी से पैसे चुकाए, टिश्यू पेपर में लिपटी उस हड्डी को अपनी जेब में रखा और लगभग भागते हुए अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया। उस रात समीर सो नहीं पाया। वो बार बार उस हड्डी के टुकड़े को देख रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये सिर्फ उसका वहम है? उसने फैसला किया कि वो इस शक को दूर करेगा। अगले दिन उसने अपने एक प्रोफेसर की मदद से उस हड्डी के टुकड़े को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा कदम अपराध की एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2 दिन बाद समीर के फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज फॉरेंसिक लैब से था। रिपोर्ट आ चुकी थी। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, ह्यूमन वोन कंफर्म्ड।
ये शब्द पढ़कर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना एक पल गवाए सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया। थाने में उसकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से। विक्रम सिंह एक तेज तर्रार और अनुभवी अफसर थे जिन्होंने कई पेचीदा मामले सुलझाए थे। शुरू में तो उन्हें समीर की बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब समीर ने उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाई तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के चेहरे का भाव बदल गया। वो समझ गए कि यह मामला बहुत ही संगीन है। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी टीम को चमनगंज भेजा और रेशमा बानो की दुकान को सील करने का आदेश दिया। शाम के वक्त जब पुलिस की जीप दुकान के सामने आकर रुकी तो पूरी गली में हड़कंप मच गया। पुलिस ने किचन से मांस के सैंपल, पकी हुई ग्रेवी और रऊफ के लाए हुए काले प्लास्टिक के थैलों के कुछ टुकड़े भी सबूत के तौर पर जमा किए। रेशमा बानो को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। पूछताछ के दौरान रेशमा बुरी तरह घबराई हुई थी। वो रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। उसने रऊफ के बारे में, उसकी सस्ती सप्लाई और उस अजीब सी गंध के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को रेशमा की बातों और उसकी हालत को देखकर अंदाजा हो गया था कि ये औरत अपराधी नहीं बल्कि खुद एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है। विक्रम सिंह ने अपनी टीम को दो हिस्सों में बांटा। एक टीम को आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम दिया गया और दूसरी टीम को रऊफ की पुरानी मारुति वैन का पता लगाने का। घंटों की मशक्कत के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में रऊफ की वैन का नंबर प्लेट साफ नजर आ गया। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो वैन अवध फ्रोजन फूड्स नाम की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसका पता शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया का था। अगले दिन सुबह सुबह फोरेंसिक लैब से आई फाइनल रिपोर्ट ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। दुकान से लिए गए मांस के सैंपलों में इंसानी ऊतक पाए गए था। ये खबर आग की तरह फैल गई। अब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को यकीन हो गया कि वो किसी छोटे मोटे अपराध नहीं बल्कि एक बड़े और खूंखार सिंडिकेट का सामना कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम ने अवध फ्रोजन फूड्स के गोदाम पर छापा मारा। वो गोदाम बाहर से वीरान और बंद पड़ा था, लेकिन अंदर का नजारा किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। गोदाम के अंदर बड़े बड़े डीप फ्रीजर रखे थे जिनमें से तेज केमिकल की गंध आ रही थी। वहां कुछ मेडिकल उपकरण, सर्जिकल ब्लेड और फॉर्मुलिन के डिब्बे भी मिले, लेकिन सबसे खौफनाक चीज जो पुलिस को मिली वो थी एक लाल डायरी। उस डायरी में कोड भाषा में हिसाब किताब लिखा हुआ था। पैकेज ए जयपुर पार्टी, कंसाइनमेंट बी दिल्ली क्लाइंट जैसे नाम और उनके आगे लिखी रकमें। जब उन नामों और तारीखों का मिलान पिछले कुछ महीनों में आसपास के जिलों से गायब हुए लोगों की लिस्ट से किया गया तो एक भयानक तस्वीर सामने आई। डायरी में लिखे कई नाम उन गुमशुदा लोगों से मेल खाते थे। अब सारी कहानी शीशे की तरह साफ थी। ये गिरोह इंसानी अंगों की तस्करी करता था। ये लोग बेसहारा और अकेले लोगों को अगवा करते, उनके अंग निकालते और फिर बचे हुए शरीर के मांस को ठिकाने लगाने के लिए रेशमा जैसी छोटी मोटी दुकानों पर बेहद सस्ते दामों में बेच देते थे। रेशमा बानो अनजाने में इस भयानक अपराध के सप्लाई चेन का आखिरी हिस्सा बन गई थी। वो कहावत सच हो रही थी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यहाँ तो सस्ता माल न जाने कितने लोगों को हमेशा के लिए रुला चुका था। उस डायरी और गोदाम से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक जाल बिछाया। गिरोह के सरगना शुक्ला जी, जो शहर में एक शरीफ व्यापारी का मुखौटा पहने घूमता था, उसे लखनऊ हाईवे पर धर दबोचा गया। रऊफ और गिरोह के बाकी सदस्य भी एक एक करके सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस पूरे मामले के सुलझने के बाद समीर को पुलिस और शहर के लोगों ने हीरो की तरह सराहा। उसकी एक छोटी सी जागरूकता ने इतने बड़े और घिनौने अपराध का पर्दाफाश कर दिया था। रेशमा बानो को पुलिस ने निर्दोष पाकर छोड़ दिया। वो इस सदमे से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमारे आसपास अगर कुछ असामान्य लगे, कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती मिले, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा लालच या शक को अनदेखा करना हमें अनजाने में ही किसी बड़े अपराध का हिस्सा बना सकता है। सच कितना भी भयानक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। कानपुर की गलियों में आज भी लोग रेशमा आंटी के कबाब के स्वाद को याद करते हैं, लेकिन अब उस याद के साथ एक खौफनाक सच्चाई भी जुड़ी हुई है, जो हमेशा एक चेतावनी की तरह याद रहेगी।